Welcome to Royal IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज़ में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज़ आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आइए देख लेते हैं अब सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये क्या है, ये पहले ही आपको बताया था कि इंडिया में सिटीजनशिप किनको मिल जाएगी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, और वो कभी हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उस समय आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 में है उसमें डिफाइन करा गया है कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी जब भी कमेंसमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 11 है वो खास ये अधिकार देता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉ बना करके उसके बाद आने वाले लोगों को किन किन लोगों को सिटीजनशिप एक्वायर हो जाएगी या कौन कर सकता है, या उसके डायमेंशन को और ब्रॉड करना है या नहीं करना है, इसके लिए पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, और उसी के थ्रू बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। ये एक्ट क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप एंटायर कंट्री में। सिटीजनशिप एक्ट एनएक्ट पार्लियामेंट 1955 के थ्रू हुआ, जिसमें एक्विजिशन की बात करी जाती है, यानी किस तरह से आपको सिटीजनशिप मिलेगी। रेनंसिएशन की बात की जाती है, कैसे जाएगी, तो रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, ये 3 तरीके से सिटीजनशिप जो है वो चली जाएगी। ठीक, अब इसमें एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप बाय बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। जो सिटीजनशिप हम एक्वायर कर सकते हैं उनके जो मेथड हमारे इस एक्ट में दिए गए हैं वो है बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। इन 4 तरीके जो है, इन 4 जो है मेथड के थ्रू हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। उसमें समय समय पर जो है कुछ अमेंडमेंट भी, जैसे बाय बर्थ में और उस जो है सिंस बर्थ हम जो हमें सिटीजनशिप मिलती है वो किस तरीके से, उसमें कई जगह अमेंडमेंट किए गए हैं। अब वो अमेंडमेंट जो है कैसे हैं और कौन कौन से किए गए हैं, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट 1986 में किया गया, इस एक्ट में ये कर दिया गया कि आपका सिर्फ जन्म होना ही ये डिसाइड नहीं करता कि आपको यहाँ सिटीजनशिप मिलेगी, बल्कि उसके लिए आपके पेरेंट्स को यहाँ से बिलोंग करना ज़रूरी है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1992 जो कहा कि आपके पेरेंट में से कोई भी एक, यानी फर्स्ट यहाँ पर फादर की बात की गई तो यहाँ पर करा गया कि कोई भी एक है, यानी जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई। तो अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास सिटीजनशिप है, तो आपके जन्म अगर होगा तो आपको भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स को से रोकने के लिए इसमें कुछ चीजें की गई थी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको रोका जा सकता है, इसमें यहाँ बात करी गई थी। और द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बेसिकली बात की गई थी इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, उसके डायमेंशन को ब्रॉड किया गया था। तो ये अलग अलग जो 4 डिफरेंट अमेंडमेंट है उस समय किए गए थे। अब आर्टिकल 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर आप एक्वायर करते हैं सिटीजन ऑफ अदर कंट्री या किसी दूसरे देश की नागरिकता, तो यहाँ की सिटीजनशिप आपकी अपने आप चली जाएगी, तब आप इंडियन पासपोर्ट जो है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। हमारा जो सिटीजनशिप है ये एक्ट कहता है वो जिस सैंग्यूइन है, यानी कि सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, मतलब रिश्तेदार या फिर ब्लड रिलेशन से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। जो सोली नहीं है, यानी कि सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ विद इन द टेरिटरी, यानी सिर्फ आपका जन्म ही यही हो गया, उसके आधार पर आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ये इंश्योर करता है ये एक्ट। थोड़ा सा और जान लेते हैं हमारा, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, कि 1947 इंडिपेंडेंट जो एक्ट था उसके थ्रू इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, लेकिन 1 जनवरी 1949 एंड 26 जनवरी 1950 में इंडियंस वर ब्रिटिश सब्जेक्ट, तब तक वो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, उनको वहाँ से सिटीजनशिप मिलती थी सेक्शन 18(3) के थ्रू इंडिपेंडेंट एक्ट, अनलेस दे हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड सिटीजनशिप और यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर कंट्री। जब तक कि वो किसी दूसरे देश या यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप नहीं ले लेते तब तक वो ब्रिटिश सब्जेक्ट था।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद 26 जनवरी 1915 के बाद इंडियन जो थे अब वो ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं रह गए थे। मोर एवर दे एंजॉय द स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजन। उन्हें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी जिसमें उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट के वो हकदार नहीं थे। अब इंडियन सिटीजनशिप के प्रोविज़न लागू होते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली तो भी वो ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं, सिर्फ कॉमनवेल्थ के सिटीजनशिप के ही उन्हें राइट थे, उन्हें अधिकार थे, जब तक कि वो इंडियन या किसी और दूसरे देश की सिटीजनशिप जो कॉमनवेल्थ के हिस्से है न ले लें तब तक। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे यहाँ पर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद भी जैसे कुछ ऐसे हिस्से जो भारत में आकर के बाद में मिले, जैसे गोवा है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली है, ये जो है मिलिट्री एक्शन के थ्रू इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना जो पुर्तगाल का पार्ट था। इसी तरह से फ्रेंच टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी है, कराईकाल है, माहे है, फ्री टाउन ऑफ चंद्रनगौर है, ये भी फ्रेंच टेरिटरी का पार्ट था जो बाद में भारत में आके इंडिया में आके जो है सब मर्ज हुआ सॉरी, तो ये बाद में आए। इसी तरह से सिक्किम जो है 16 मई 1975 में भारत का हिस्सा बना। इसी तरह से बहुत सारे ईस्टर्न पार्ट जो है जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र थे जो बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू फिर इंडिया में मर्ज हुए बाद में। तो ये वो हिस्से थे जो बाद में हुए जिन्हें अलग अलग एक्ट के थ्रू वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप दी गई। ठीक, तो ये अपने इन एक्साइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ फॉर सिक्किम प्रेसिडेंट एक्सटेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट, उसको और ब्रॉड कर दिया सिटीजनशिप एक्ट को, और 371 के थ्रू वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ठीक, and that did not necessitate legislative action। अब इसमें कोई भी legislative action की ज़रूरत नहीं थी, as that was only a border demarcation agreement। उसे border demarcation एक agreement था। अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं the Citizenship Act 1955 की। इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर जा सकता है बर्थ के थ्रू, डेसेंट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, और द कंडीशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट में जो दिया गया है। जैसे फर्स्ट सेक्शन, उसका जो फर्स्ट सेक्शन बात करता है वो बाय बर्थ, सेक्शन 3 ये क्या कहता है? ये कहता है अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया और on after 26 जनवरी 1950 but before 1 जुलाई 1987, यानी इस समय के बीच में 87 के पहले और 1950 के बाद में, इस समय के बीच में जिसका भी जन्म भारत के अंदर हुआ, इंडियन टेरिटरी में हुआ, उसको अपने आप इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाया करती थी। लेकिन 1987 1 जुलाई में इस लॉ में चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं, खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई देशों से माइग्रेट करके पीपल हमारे यहाँ आए। उनको सिर्फ जन्म के आधार पर ही यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, जो हमारे लिए ठीक नहीं था। इसलिए उसमें चेंज करा गया और उसमें ये कर दिया कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उनके पेरेंट में से कोई भी एक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2003 के बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, चेंज किया गया और कहा गया कि इस कंसीडर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ बोथ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों ही पेरेंट्स जो होंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, या प्रोविजन चेंज किया गया कि कम से कम 1 पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन हो, प्लस सेकेंड जो है वो माइग्रेट हो बट नॉट इलीगल माइग्रेट। अब इलीगल माइग्रेट का मतलब यहाँ करा गया कि अगर कोई भी बिना पासपोर्ट के यहाँ पर आ जाता है या गलत पेपर का यूज़ करके यहाँ आता है, या जिसको भी जो टाइम उसको अलॉट किया गया यहाँ पर रहने के उससे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रह रहा है, तो उसे हम इलीगल माइग्रेशन कहेंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं है, यानी कि एक पेरेंट है उसमें इंडियन सिटीजनशिप उसे है और सेकेंड जो है उसमें इलीगल माइग्रेट नहीं है, तो भी उसमें जो बच्चा है वो सिटीजनशिप का हकदार होगा, उसको यहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी जन्म के आधार पर सिटीजनशिप और ये टाइम फ्रेम में जो है वो अलग अलग चेंज आया। ठीक, 87 के बाद ये कर दिया गया कि पेरेंट में से कोई भी एक, फिर उसके बाद
2003 में कर दिया गया दोनों ही पेरेंट्स, और इसी के थ्रू आज जो है हमारा सिटीजनशिप एक्ट जो है वो काम करता है। तो दोनों में से दोनों पेरेंट होने चाहिए, यानी या फिर एक पेरेंट होगा, सेकेंड माइग्रेंट हो सकता है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये कहता है हमारा क्लॉज सेक्शन फर्स्ट कहता है। फिर सेक्शन 2 की बात करें, बाय डिसेंट। अब यहाँ पर बात उनकी करी जा रही है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, बोर्न आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसको भी अलग टाइमलाइन में डिवाइड करा गया, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले जिसका जन्म भारत में हुआ है बाय डेसेंट, तो यदि उनके फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, तो उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब 92 में एक चेंज कर दिया गया, जिनका भी जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन आफ्टर 10 दिसंबर 92 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, उनके पेरेंट में से कोई भी एक जो इंडियन सिटीजन होगा तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और आज के समय में जो चेंज किया गया 3 दिसंबर 2004 में, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप यहाँ पर सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उनके जन्म के 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्सुलेट है या डिप्लोमेट है वहाँ पर जाके उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही जो पेरेंट हैं उनको ये इंश्योर करना होगा, ये डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका जो बच्चा है उसको दूसरी कंट्री का पासपोर्ट वो होल्ड नहीं करता है, तब उसे यहाँ की सिटीजनशिप जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बाय डेसेंट के जो प्रोविज़न है सेक्शन 2 में वो डिफाइन करी गई है टाइम फ्रेम में कि किस तरह से बदलाव आया 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 और फिर 1992 से लेकर 2004 एंड 2004 के बाद से अभी ये आउटसाइड इंडिया है उनके भी टाइम फ्रेम में ऐसे बदलाव आया है। अब यहाँ पर बात करता है नेक्स्ट सेक्शन, ये बात करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO। आपको सबसे पहले समझना होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है जिनके पेरेंट्स यानी उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर या उनमें से कोई भी जो है अनडिवाइडेड इंडिया या इंडिया से जो आज है उसे कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। उनको कौन कौन व्यक्ति उनमें से सिटीजनशिप ले सकता है उसके प्रोविज़न इस सेक्शन में दिए गए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में बात करी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति सिटीजनशिप PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो ले सकता है अगर वो उसका 7 साल वह भारत के अंदर रहा हो, जिसमें से जो 12 मंथ जो है जब वो कंटिन्यू यहाँ पर 12 मंथ रहता है और तब उसने एप्लीकेशन जब भी डाली है उसके 12 मंथ पहले वो कंटिन्यू रहता हुआ आया हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, और 6 ईयर जो है in aggregate before making application and for 6 year in aggregate in the 8 years preceding the 12 month application shall be made। मतलब जो व्यक्ति 7 years तक यहाँ पर कंटिन्यू रहा हो तो और 1 साल एप्लीकेशन डालने के 1 साल पहले वो यहाँ कंटिन्यू रहा हो, उनके लिए प्रोविज़न है वो PIO है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया अनडिवाइडेड अंडर आर्टिकल, मतलब वो अनडिवाइडेड इंडिया में कहीं न कहीं रहे हुए थे, अभी उसके बाद वो बाहर रहते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन हु आर मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी सिटीजन ऑफ इंडिया से जिसकी शादी हुई हो, हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 7 ईयर, 7 साल से वह भारत में रह रहा हो, वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी माइनर चिल्ड्रन हुज बोथ पेरेंट आर इंडियन सिटीजन अंडर सेक्शन 5 एन एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय हिज पेरेंट, उनके पेरेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप के वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर अगर कोई फुल एज एंड कैपेसिटी का है बोथ पेरेंट एंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ फुल एज हु आर ईदर ऑफ द पेरेंट्स वर अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और रेजिडेंस इन 1 ईयर से है तो वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स रहा हो एंड रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर से 1 साल वो इंडिया में रह रहा हो, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए इंडिया को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के सिटीजनशिप की बात करता है।
इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रोविज़न है उसमें ये दिया गया है कि एनी माइनर चाइल्ड कैन बी रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5(4) इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग सच रजिस्ट्रेशन। मतलब यदि कोई व्यक्ति है, कोई माइनर है और उसके साथ कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये सभी प्रोविजंस को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि उसके इन सभी क्लॉज को दरकिनार करके हटा के भी उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है, लेकिन उसका कंसिडरेशन मेरिट बेसिस पे ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 बात करता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है। यानी आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो अगर यदि आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। क्राइटेरिया क्या है वो? फर्स्ट ये क्राइटेरिया कहता है आप किसी एक ऐसे कंट्री से बिलोंग ना करते हो जिसमें इंडियन को सिटीजनशिप न दी जाती हो। सेकेंड, आपने अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली है तो आपको वो छोड़नी होगी। और एप्लीकेशन देने के 12 मंथ बिफोर यानी 12 महीने पहले आप भारत में रह रहे हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी जॉब में हो या दोनों में से थोड़ा वो भी दोनों में से आप इन्वॉल्व हो तो भी चल सकता है। या फिर आप 12 महीने पहले जो 14 साल का पीरियड है उसमें 11 साल के पीरियड आप इंडिया में आपने स्पेंड किए हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या दोनों शामिल हो सकता है। और उसके बाद ये भी इंश्योर होना चाहिए कि आप एक गुड कैरेक्टर के हैं। एंड लास्ट, अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका इंटेंशन इंडिया में रहना ही है और कोई नहीं। और इसके साथ ही इन सभी चीज़ों को दरकिनार किया जा सकता है यदि आप इन कुछ विशेष क्षेत्र से आते हैं, आपने साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, लिटरेचर, पीस या HR के क्षेत्र में कुछ खास काम किया है तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इनके सारे क्लॉज या इनमें से कोई भी क्लॉज को दरकिनार करके भी आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जा सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किस तरह से टर्मिनेट हो जाती है, उसके जो हमारे इस एक्ट में 3 तरह के अलग डिफरेंट जो तरीके बताए गए हैं। दैट डिफरेंट फीचर्स आर, फर्स्ट इज रिनंसिएशन, सेकेंड वन इज टर्मिनेशन एंड थर्ड वन इज डेप्रीवेशन। अब रिनंसिएशन का मतलब समझ लीजिए आप सिंपल सा कि रिनंसिएशन का मतलब आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, वॉलंटरली आप जो है अनाउंस कर सकते हो कि मैं इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं हूँ। यानी आप यदि व्यक्ति खुद से सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उसे रिनंसिएशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर सिटीजनशिप आपने किसी और अनदर कंट्री की एक्वायर कर ली है तो फिर आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट अपने आप हो जाती है। डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर की है और आप किसी भी ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व होते हो या आपके सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद 2 इयर्स का जेल होता है 5 साल के अंदर, तो आप की सिटीजनशिप ली जा सकती है। और अगर आप सिटीजनशिप दूसरे के एक्वायर करते हो तो वो सच इस मैनर में उसकी जो पेपर्स हैं, जो भी एविडेंस हैं, उसकी जांच जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उसके सामने किया जाएगा। तो दीज आर द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये बात करी गई थी सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, जिसमें समय समय पर अगर ज़रूरत हो तो अमेंडमेंट करके बहुत सारे प्रोविज़न में बदलाव किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी जो हो चुका है CAA 2019। इसमें काफ़ी आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी रिवोल्ट, कई लोगों ने जगह जगह इसके विरुद्ध जो है आंदोलन भी किए। वो क्या था उसके बेस को हम समझ लेते हैं कि आखिर उनमें किन चीज़ों पे और किन मुद्दों के बारे में बात की गई थी। तो आइए देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था और उनमें किन चीज़ों के बारे में बात की गई। बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है
उसमें कुछ खास बदलाव किए गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर समय समय पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते रहे हैं, जो दूसरे देशों से होकर आते रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि 2001 का सेंसस कहता है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट पीपल आए हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। माइग्रेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो इसके पहले जो है हमारे पास पारसी जो है ईरान से माइग्रेट करके करीब जो है कई सदियों से आते रहे, जो 1200 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में कई ऐसे पारसी आए। फिर उसके साथ ही 1947 में पार्टीशन जब हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, तो उस समय बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए। और इसके साथ ही जब तिब्बत में 1959 से 60 जब वॉर था उस पीरियड में बहुत सारे तिब्बतियन जब उनके साथ परसिक्यूशन किया गया। परसिक्यूशन का मतलब होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिसबिहेव करे, गलत व्यवहार करे, गलत आचरण करें, तो उसे हम परसिक्यूशन कहते हैं। तो जब तिब्बत में उनके साथ ऐसी घटना घटी, बहुत सारे तिब्बतियन जो हैं वो इंडिया में आके माइग्रेट करे। इसी के साथ सोवियत से अफगान बहुत सारे आए। इसी तरह श्रीलंकन जो है 80 से 2000 के बीच में बहुत सारे श्रीलंकन जो तमिल माइग्रेट करके यहाँ पर आए। इसी के साथ 2015 में आपने देखा कि रोहिंग्या जो है वो भी भारत आए। अब ये सारे इतने माइग्रेंट पीपल जो है वो इंडिया में आकर रह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और इंडिया के लिए हमारी पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी जो है इस समय विस्फोटक स्थिति में है। तो इसीलिए इनके लिए ही कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए ही हमने ये इसमें चेंज किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। क्या चेंजेस किए गए थे उसमें? पहला जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का जो है उसमें डेफिनेशन में चेंजेस कर दिया गया। फर्स्ट उसमें ये चेंजेस किया गया कि जो भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 खास देशों से आए हुए हैं, यदि वो बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, और वे 5 साल तक यहाँ रहते हैं, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनको 19 में आया, यानी 31 दिसंबर 2014, 5 साल 19 से पहले, यानी अब तब तक आए हुए इन सभी धर्म के लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती है या दी जाएगी अगर वो ऐसा अप्लाई करते हैं तो ये जो टाइम लिमिट है उसको 31 दिसंबर 2014 तक कर दिया गया इन धर्म के खास लोगों के लिए। जो पहले जो था, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है और यहाँ के सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई करता है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो 11 साल दिया गया था, उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। और ख़ास तौर से इस खास धर्म के लोगों के लिए ही किया गया। अब इसका सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट आप देखेंगे वो हुआ है असम में, आपको देखने को काफ़ी मिलेगा। अब असम में ऐसा क्या हुआ था कि असम में ऐसा रिवोल्ट हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था कि असम में एनआरसी लाया गया था। एनआरसी लाने के पीछे रीज़न क्या था? 1978 के आसपास एक घटना घटी जिसमें हीरा लाल पटवारी जो है एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी डेथ हो गई। और उनके डेथ होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर फिर से री इलेक्शन हुआ। री इलेक्शन में सडन ही क्या हुआ, वोटर्स के नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। अब वोटर्स के नंबर इतने इंक्रीज हो गए तो लोगों के दिमाग में ये आया कि आखिर इतने वोटर सडन कहाँ से आ गए, तो ये जरूर माइग्रेंट पीपल है, और इसके लिए रिवोल्ट शुरू हो गया। और ये रिवोल्ट जो है 1985 तक हुआ। अब 1985 में फिर जिसे हम असम एकॉर्ड कहते हैं, असम एकॉर्ड में क्या फिक्स कर दिया गया कि 24 मार्च 1971 तक जितने भी लोग असम में आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और इसके लिए एनआरसी, यानी इसी का जो रूप था वो था एनआरसी, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ
फॉर सिटीजनशिप ये बनाएगी। और जब लोगों को उसमें नेम लिस्टेड किए गए तो करीब 19 लाख के आसपास जो इमिग्रेंट पीपल थे वो असम में रह रहे थे। तो और आप जो देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, आप देखोगे वैसे ही छोटे छोटे स्टेट है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन हमारा कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर सभी मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो स्पेसिफिक कल्चर के लिए जानी जाती हैं और कल्चर में एथनिक आइडेंटिटी है, उनकी एथनिसिटी यानी अपने कल्चर को स्पेशल मानते हैं और किसी का इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो उसके लिए असम में रिवोल्ट हुआ था। अब इस जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या हुआ, एक नया चेंज कर दिया। जो डेट रखा गया था वो डेट था असम अकॉर्ड में 24 मार्च 1971 तक के लोगों को ही सिर्फ सिटीजनशिप थी। अब वो डेट बढ़ कर के हो गई है क्या, वो डेट 2014 हो चुकी है 31 दिसंबर। तो अब इस डेट तक आए हुए सभी लोगों को असम में सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है जो वहाँ रिवोल्ट हुआ। और ख़ासतौर से एक दूसरा कारण था वो था कि उसमें इस्लामिक यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शामिल नहीं किया गया। जो सरकार का रिप्लाई था, जो गवर्नमेंट का रिप्लाई था, जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने दिया, उनका ये कारण कहना था कि जो ख़ास तौर से अगर हम देखेंगे तो ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसमें मेजॉरिटी में इस्लाम जो है यानी कि जो मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है और वहाँ पर ये सारी कम्युनिटीज़ जो है वो माइनॉरिटीज़ में है। तो उनके साथ परसिक्यूशन किया जाता है, उनको साथ दोहरा बिहेव किया जाता है, उनको साथ गलत बिहेव किया जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा माइग्रेट पीपल हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ मेजॉरिटी में है उनके साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया जाएगा, इसीलिए उस धर्म के लोगों के माइग्रेशन पे रोक लगा दी गई। हालांकि ये विचारणीय सब्जेक्ट है और इसी को लेकर के हर जगह रिवोल्ट हुए। तो ये था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, जो इस समय काफ़ी एक मुद्दा जो है रिवोल्ट का बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा सिटीजनशिप के प्रोविज़न और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट